नमस्ते दोस्तों, ऐसे की सेकंड क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल की तरह आज भी हम अपना जो डिस्कशन है निबंध का वो चालू रखेंगे। मुझे इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वीडियो को अब तक सबसे तेज़ी से लाइक्स मिले हैं। थोड़ी सी एक गड़बड़ लोगों ने क्या की कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे नए वीडियोस का उनको पता चल जाएगा। और मैं आप सबसे अपेक्षा करना चाहूँगा कि आप में जो भी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला चलने वाली, इसमें कम से कम 8-10 अलग अलग क्लासेस होने वाली हैं, तो आप में जिन भी लोगों को लगता है कि उन्हें इन नए वीडियोस की जानकारी चाहिए तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, तो उन्हें मेरे सभी नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। इसके अलावा आज हम अपनी उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, पर पहले एक बार कल के डिस्कशन को रिवाइज कर लें। तो कल मैंने सबसे पहले आपको अपने बारे में बताया था। मेरा नाम मोहित मिश्रा है, मैं एक दानिश ऑफिसर हूँ। मैंने यूपीएससी 3 बार क्वालिफाई किया है, 2 बार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, 3 साल के लिए जज रह चुका हूँ। बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस और निबंध के बारे में मैंने जो क्लासेस ली थी, आज मैंने सोचा है कि वो सारे बच्चों के साथ में साझा करूँगा, ताकि उन्हें इससे फ़ायदा मिले। ज्ञान अपने तक नहीं रखना चाहिए। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मेरी जो आपसे इस क्लास के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये कि आपके जो मार्क्स हैं वो 20 to 30% कम से कम बढ़ेंगे। और अगर आप ख़राब हैं काफ़ी, या आपकी स्थिति बहुत ख़राब है और आप मेरी सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आपके मार्क्स में भी 100% तक भी बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन पे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। बट समस्या क्या होती है कि ऐसे और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो किसी टॉपर और फेलियर के बीच में, या जिस बंदे का जो बंदा सक्सेस नहीं पा पाता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या इस प्रकार की चीज़ों में, उसमें जो बहुत बड़ा अंतर होता है उन दो लोगों के बीच में, एक बंदा जो सफलता पाता है और एक जो इन एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो असफल हो जाता है, क्योंकि सफलता ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में मिल सकती है, और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होते हुए देखी हैं कि ये कहना कि कोई व्यक्ति अगर जस्ट बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पाता तो इसलिए वो सफल नहीं है, वो गलत है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने और ना पाने वाले व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन स्किल का अंतर आम तौर पे होता है। अब सवाल ये है कि समस्या ये है कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या याद करना है, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पर सॉफ्ट स्किल्स में ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट स्किल्स में जान पाना कि आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, ये बहुत लंबी मेहनत के बाद में आता है। हमारे विद्यालयों में, हमारे क्लासेस में, हमारी कोचिंग्स में हम हार्ड स्किल्स तो सब बता देते हैं, सब्जेक्ट तो सब पढ़ा देते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स कोई नहीं पढ़ाता। और होता क्या है कि हम अपने सॉफ्ट स्किल्स के साथ ग्रो करते हैं, मतलब अपने कम्युनिकेशन के साथ ग्रो करते हैं, और इवेंचुअली हमें लगने लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। और जबकि वास्तविकता में अगर हम असफल हो रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी, मैंने देखे हैं, बच्चों के पेपर देखे हैं, मैंने उनको लिखते हुए देखा, और मैंने पाया है कि जिन बंदों को रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और वो ब्रिलियंट है, वो पढ़ने में, मतलब वो वैसे इंटेलिजेंट है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। मैंने कल ऐसे के बारे में बात करते हुए आपको बताया था कि ये जो ऐसे है वो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रकार का संवाद है। अब संवाद क्या होता है? संवाद में, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2-3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो बोलने वाला होता है, एक वो चीज़ जो बोली जा रही है, एक वो माध्यम जिसके माध्यम से चीज़ें कम्युनिकेट की जा रही हैं दूसरे व्यक्ति को, और तीसरा वो व्यक्ति जो सुनने वाला है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आप जब कम्युनिकेट करते हैं, या जब बोलते हैं, या जब आप सवालों का जवाब लिखते हैं, या जब आप एग्जामिनेशन पेपर में जाते हैं, तो यूजुअली आपके दिमाग में जो रहता है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद रहते हैं।
जैसे निबंध आता है वैसे ही पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, मैं इस निबंध के बारे में, इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्या क्या जानता हूं। उसके बाद कहीं जाकर फिर आप सोचेंगे कि मैं उन चीज़ों को कैसे कैसे एनालाइज करूंगा। लास्ट में आप सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो कि आपके इस चीज़ को पढ़ने वाला है, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए। मसलन मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को कॉल से कोई बात करनी है। अब मेरे पास मोबाइल है पर उस इंसान के पास मोबाइल नहीं है, तो क्या मैं ये कहूँगा कि नहीं मैं तो फिर भी तुमको मोबाइल से ही बात करूँगा? क्योंकि वो मूर्खता होगी। हम दोनों का माध्यम सेम नहीं है, द मेथड, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेम नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस व्यक्ति तक आपको बात पहुंचानी है उसकी रुचियां क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी सुविधा किस चीज़ में है, उसको क्या सही लग रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपका एग्जामिनेशन पेपर चेक करने वाला व्यक्ति कौन होगा। क्या आप यूपीएससी में पेपर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि कोई प्रोफेसर या लेक्चरर आपकी पेपर्स को चेक कर रहा हो। अगर आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि कोई जज या सीनियर जज हो सकता है आपके पेपर्स को चेक कर रहा हो। तो जो चेकर है आपका, जो व्यक्ति आपके पेपर्स को इवैल्यूएट कर रहा है, उसके डिफरेंस के हिसाब से आपके लिखने का तरीका पहली बात तो बदल जाएगा। अब ये कम्युनिकेशन है, बट ये साधारण कम्युनिकेशन नहीं है। ये एक डेलिब्रेट कम्युनिकेशन है, ये एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन है, और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को? सिस्टमैटिकली लिखते हैं। दूसरी बात, हमेशा आपको कम्युनिकेशन करते वक्त, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, सामने वाले व्यक्ति कौन है जो आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ने वाला है उसका बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, आप उस कम्युनिकेशन से क्या अचीव करना चाहते हैं। हर कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है। जैसे जो ये मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इस कम्युनिकेशन का पर्पस ये है कि आपको ऐसे के बारे में पता चल जाए। ये कम्युनिकेशन का पर्पस है। बट अगर आपको ऐसे के बारे में ही पता नहीं चला तो ये कम्युनिकेशन फेल हो गया, डेफिनेटली फेल हो गया। वैसे ही आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन का पर्पस है अपने पॉइंट को उसको बताना और नंबर लाना। अगर आपको नंबर नहीं मिले और आपका पॉइंट उसको नहीं बताया, उसको इरिटेशन हो गया या कुछ भी वैसा आ गया, तो इट्स नॉट गुड। ठीक, पर मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे स्पीच नहीं है। अब देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है वो प्लेजरेबल होता है। इट इज़ ऑलवेज प्लेजरेबल। मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए लोगों को हमेशा कोई चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके। कम्युनिकेशन इज प्लेजरेबल। इसीलिए कवियों को अपनी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, जो लिख दिया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज प्लेजरेबल। उनको लगता है आई हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ एंड देयरफॉर दे फील गुड अबाउट इट, पीपल फील गुड अबाउट इट। But just because you are feeling good about something, it doesn't mean that it is a good communication. A communication is just not on the basis of how good you are feeling about it, but communication is judged by how effective it has been in fulfilling its purpose. जैसे आप एग्जामिनेशन में गए, एग्जामिनेशन में जाते ही आपने वहाँ पे लिखना चालू किया, आपके जो दिमाग में आ रहा है आप लिख रहे हैं। अब जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। मैंने लिखा है, मुझे पता है ये बात कि आपको बहुत मज़ा आता है। आपको लगता है वाह, मैंने तो अपना पूरा दिल उड़ेल डाला। आप लास्ट में कॉपी लेके लिखते जाते हो, और लास्ट में होता क्या है, जब नंबर आते हैं तो ठेंगा। रीज़न ये है कि एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि व्हाट इज़ रिटन विदाउट पेन is read without pleasure। ऐसे लिखते हुए, निबंध लिखते हुए या कुछ भी लिखते हुए आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। It is not supposed to make you feel good because it is not about you। जैसे ही आप सोचते हो, चिंतन करना चालू करते हो, दिमाग लगाना चालू करते हो, तो वैसे ही आपको दिमाग पे प्रेशर पड़ना चालू होता है। The exercise becomes quite exhausting। थकान होने लगती है, आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, आप कंफ्यूज होते हो,
अनसर्टेनिटी आती है, इन चीज़ों के कारण आपको अच्छा नहीं लगता, पर एंड रिजल्ट जो आता है वो बेटर आता है। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि जब भी हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो एक काम हमें नहीं करना चाहिए, वो तुरंत लिखना नहीं चालू कर देना चाहिए। अगर हमें एग्जामिनेशन में, निबंध के पेपर में खासतौर पे मैं बोल रहा हूँ कि हमें अगर अच्छा लगा है लिख के, तो हमें नंबर खराब मिलने वाले हैं। हाँ, बाद में हल्का सा अच्छा लगा कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से, जिस तरीके से करना चाहिए वैसे अच्छा किया, तो चलेगा। पर अगर आपको लिखने की प्रोसेस से बहुत अच्छा लगा, आप जल्दी जल्दी पूरा मन उड़ेल के उसमें चले आए हैं, तो निश्चित मानिए कि जितने नंबर आप अपने आप को सोच रहे हैं उतने नंबर आपको नहीं मिलने वाले। वैसे भी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने बताया है कि जो अक्षम लोग होते हैं वो अपनी क्षमता को ज़्यादा करके आंकते हैं, और जो क्षमतावान लोग होते हैं वो अपनी क्षमता को कम करके आंकते हैं। तो अगर आप अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा आंक कर आ रहे हैं और आपकी ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे पर है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि हो सकता है आप को नंबर अच्छे ना मिलें। ऐसे के बारे में भी तो मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे में कभी भी आपको तुरंत लिखना चालू नहीं कर देना, आपको प्लानिंग करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो मोटो याद रखिए, ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो द पर्सन टू हुम इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, फार मोर इंपॉर्टेंट देन यू। सेकेंड बात को याद रखिएगा कि ऐसे इज नॉट स्पीच। खटखट जो दिमाग में आ रहा है वो तुरंत नहीं उतरना चाहिए, इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी थॉट, द कंक्लूजन शुड बी थॉट बिफोर हैंड, जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद आपको लिखना चालू करना है। अब आज मैं आपको उन्हीं दो कंसेप्ट में 3 और 4 कंसेप्ट आज बताऊंगा। तीसरा है, ऐसे इज नॉट एन आंसर। पहली गलती जो लोग करते हैं निबंध लिखते हुए, क्या वो खटखट लिखना चालू कर देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, वो जो बंदा पढ़ने वाला है उसको ध्यान में नहीं रखते, उसकी सुविधा को, उसकी खुशी को, उसे अच्छा लगे, इस बात को ध्यान में रखते। तीसरी गलती क्या करते हैं, वो निबंध को उत्तर के जैसे लिख देते हैं। देखो, जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, धरती सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है, और आप मुझे उत्तर देते हैं 365 1/4, खुश, गुड इनफ। उत्तर यह जानने के लिए पूछा जाता है कि आपको किसी चीज के बारे में कितना पता है। ऐसे ये जानने के लिए लिखवाया जाता है कि आपको किसी चीज के बारे में क्या कहना है। उत्तर प्रश्न के हिसाब से ढाले जाते हैं जो पूछा गया है। जैसे व्हेन डज कल्पेबल होमिसाइड बिकम्स मर्डर, तो आपको सीधे 299 और 300 से चालू करना है आईपीसी के। पर जो ऐसे होता है, it is not structured as per the demand of the question, it is structured as per the purpose, the idea, the thesis that you want to, the conclusion that you want to attain। उसको किस तरीके से किया जाए कि आपके उत्तर और बेटर से बेटर होते जाए। उत्तर में नंबर इस चीज पे निर्भर करते हैं। मुझसे एक बार वो सीबीएसई मेरे टीचर थे, मुझको पढ़ाते थे, वो मुझे सीबीएसई एग्जाम के बारे में बोले थे कि वहाँ टीचरों को ये बोला जाता है कि अगर प्रश्न हो कि एक गाय की कितनी टांग है, और बच्चा उत्तर दे कि इसकी 4 टांगे हैं, तो उसको 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर दो। अगर वो 3 लिखे तो 3 नंबर दो, 2 लिखे तो 2 दो, 1 लिखे तो 1 दो। और अगर वो कहे कि गाय की टांग ही नहीं होती है और गाय तैरती है, तब कहीं जाके उसको 0 नंबर देना है। तो उत्तर में आपके ज्ञान के प्रपोर्शन पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में कितना पता है, हाउ मच यू नो अबाउट इट। ऐसे में आपने कोई चीज़, आपका आइडिया इनोवेटिव कितना है, आपकी एलिगेंस कितनी है, आप कितनी खूबसूरती से उस बात को कह रहे हो, इस पर आपके नंबर डिपेंड करते हैं। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं कि आपका ज्ञान कितना है, आपको उस विषय के बारे में सब कुछ हो सकता है पता। फॉर एग्जाम्पल यूथेनेशिया, इट्स अ कॉमन टॉपिक दैट इज आस्क्ड इन लीगल सर्विस एग्जामिनेशंस, एटलीस्ट इट वाज आस्क्ड। अब यूथेनेशिया के बारे में आपको हो सकता है सब कुछ पता हो, परंतु अगर आपने सिस्टमेटिकली भाषा की शुद्धता का ध्यान रखते हुए, आर्ग्यूमेंट्स को सिस्टमेटिकली रखते हुए, अपने दोनों साइड्स को इवेल्युएट करते हुए अपने पॉइंट को नहीं बताया, और इस तरीके से नहीं बताया कि सामने वाले को उसे पढ़ के मजा आए, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
पर अगर वही यूथेनेशिया पे प्रश्न पूछ लिया जाए और आपने अपना ज्ञान बता दिया तो आपको अंक मार्क्स उसमें मिलेंगे। इसीलिए जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो करते हैं कि ऐसे को लोग उत्तर समझ लेते हैं। एन ऐसे इज नॉट एन आंसर। तो फर्स्ट वॉज एन ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंडली एन ऐसे इज नॉट स्पीच। थिर्डली एन ऐसे इज नॉट एन आंसर। और चौथी बात, एन ऐसे इज नॉट प्लेन्ड। ऐसे वादपत्र नहीं होता। मतलब वादपत्र वो होता है जिन्हें नहीं पता कानून की भाषा है प्लेन्ट। वकील जब कोर्ट में केस करता है तो वकील अपने क्लाइंट के लिए उसके पूरे केस को, उसके समर्थन में जो दस्तावेज तैयार करता है, जिसे हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन कहते हैं और उसको सिविल कोर्ट में प्लेंट कहते हैं। तो एन ऐसे इज नॉट एट ऑल अ प्लेंट गाइस। ऐसे प्लेंट नहीं होता। मतलब किसी भी विषय को आपको अनअबेशडली, बेशर्मी से, ब्लेटेंटली उसको सपोर्ट नहीं करते जाना है आपको। आप वहां पर उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे। जैसे साइंस इज ए नेसेसरी इविल मान लो पूछ लिया गया, तो आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करना है, ये प्रूव नहीं करना है, मैथमेटिक्स की थ्योरम नहीं बतानी कि हैंस प्रूव्ड। आपको उसके बारे में कहना है। और बेहतर तरीके से कोई बात तभी कही जा सकती है जब दोनों पक्षों को इवैल्यूएट किया जाए, उसके बारे में कुछ किया जाए। स्पेशली अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है, मतलब स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसा वाक्य मिलता है निबंध के रूप में जिसको सही या गलत ठहराया जा सके। समथिंग जैसे साइंस इज अ नेसेसरी इविल, तो यस साइंस इज अ नेसेसरी इविल, नो साइंस इज नॉट अ नेसेसरी इविल। तो इस केस में बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो उस स्टेटमेंट के पक्ष या उस स्टेटमेंट के विपक्ष में लिखना चालू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है तो आपको जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं। जब आप प्लानिंग करते हो ना ऐसे की, तो उसमें आपको क्या लिखना है, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, क्या ये सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके एक्सेप्शन सही हैं, किन किन सर्कमस्टेंसेस में ये बात सही होती है, क्यों ये सही है, क्यों ये सही नहीं है, कैसे इसको सही बनाया जा सकता है, दूसरे पक्ष में क्या बातें हैं, आपके पक्ष में क्या बातें। इस प्रकार से सवाल पूछ के स्टेटमेंट के बारे में जो आपका बॉडी ऑफ नॉलेज निकलती है उसको लिखने की कोशिश करनी है। तो बेशर्मी से वाक्य का समर्थन नहीं करना, उत्तर के जैसे सिर्फ ना ज्ञान नहीं दिखाना, बोलने के जैसे खटखट जो दिमाग में है वो लिख नहीं देना, और हमेशा ये समझना है कि ये संवाद है, इसलिए जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है उसकी रुचियाँ, उसकी सुविधा वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें उसके लिए लिखना है, हमें अपने लिए नहीं लिखना, तो हमें मज़े लेने के लिए नहीं लिखना, हमें इस तरीके से लिखना है कि जो लिखा जाए वो इतना सुंदर हो। अब जो लोग क्लासिक गलतियां करते हैं निबंध लिखते हुए, वो क्या, सबसे पहले तो वो ये नहीं पूछते कि मैं एग्जामिनर से कहना क्या चाहता हूँ, मतलब मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं इसमें लास्ट में क्या अचीव करना चाहता हूँ। स्टीफन कॉवे की एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें शायद 3rd हैबिट है बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। किसी भी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले उस काम का अंत देखना चाहिए, और केवल उस काम का अंत अपने दिमाग में रखते हुए उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। बाकी जीवन के लिए भी ये तथ्य सही है, परंतु निबंध के लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर लिखने से पहले उसका अंत या कम से कम उसकी एक मोटा मोटी रूपरेखा आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, आपके मन में वह स्पष्ट नहीं है, तो योर ऐसे इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कंक्लूजन और द एंड पॉइंट और द एंड वेयर यू वांट टू टेक योर ऐसे इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द ऐसे। दूसरी बात, लोग जो खासतौर पे जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है वो बहुत सारे अनावश्यक तथ्य डाल देते हैं अपने निबंधों में, परंतु विचार नहीं डालते, आइडियाज़ नहीं डालते। मज़ा जो होता है ना, जो रस होता है वो आइडियाज़ का होता है, कंसेप्ट्स का होता है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स कंसेप्ट्स को और आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। तीसरा, वो एग्जामिनर के बारे में नहीं सोचते,
वो ये नहीं सोचते कि कैसे मैं उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकता हूँ, कैसे मैं उसके उसके कष्ट को, कैसे मैं उसके दुख को और कम कर सकता हूँ। मतलब इसीलिए उनके ऐसे में स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उनके ऐसे में प्लानिंग नहीं होती, और वो ये नहीं सोचते कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। वो ये नहीं सोचते कि क्या मुझे सच में, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन भी होगा, बॉडी में होगा, कंक्लूजन में होगा, क्या मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में कैसे बनाओ कि इसका तुरंत अटेंशन ग्रैब हो जाए एग्जामिनर का, कैसे वो और आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। ऐसा ना करे कि वो मेरे जो है ना ऐसे कोई स्किम करे। जब आप खटखट लिख के आते ना तो ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर भी इंसान है, आपकी उससे अपेक्षा होती है कि वो सब पढ़ेगा, उसकी भी आपसे अपेक्षा थी कि आप अच्छे से लिखोगे। आपने अच्छे से नहीं लिखा, अब आप सोच रहे हो वो पूरा अच्छे से पढ़ेगा, वो कत्ते ही नहीं पढ़ेगा। वो खटखट खटखट ऊपर ऊपर से देख देख के उसको ख़त्म कर देगा, और उसका नुकसान होने वाला है आपको। वो ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि निबंध सिर्फ उस विषय वस्तु के बारे में नहीं बता रहा जिसके बारे में वो निबंध है, परंतु निबंध लिखने वाले के बारे में बताता है। निबंध बताता है कि आपके मूल्य क्या है, आप किन मूल्यों पर विश्वास करते हैं। आप सब समानता, भाईचारा, एकता, जो हमारे देश के प्रेबल में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सडन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब में आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते। वो बताता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, आप तथ्यों वाले व्यक्ति हो कि आप विजडम वाले व्यक्ति हो, और आप कितनी कंप्लीट हो, कितनी परसुएसिव हो। लोग ऐसे लिखते हुए जॉय ऑफ राइटिंग में ट्रैप हो जाते हैं। हमें अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, हमें अपना लेखनी बहुत प्यारी होती है, हम जो लिखते हैं हमको वो अच्छा लगता है, हमको लगता है हम कितना अच्छा लिख रहे हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत पेंटिंग के थ्रू हो गया, स्पीच के थ्रू हो गया, पोएम के थ्रू हो गया, या इवन एसेस के थ्रू हो गया, सॉन्ग के थ्रू हो गया, बहुत अच्छा लगता है। जब एक बार हम चालू करते हैं ना ऐसा, तो हमें और अच्छा लगने लगता है। पर दुष्परिणाम उसका ये होता है कि हमको कई बार हमको ये समझने लगता है कि जस्ट बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो जो मैंने कल कहा था उसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने 1/5 मिनिमम टाइम बोला था। 1/5 से लेके 1/4 तक का टाइम आपको किसी भी निबंध में केवल प्लानिंग पे देना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे देना है। जब आपको टॉपिक मिलता है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना है, टॉपिक क्या है, मेरे इसके बारे में क्या आइडियाज़ हैं, मुझे पढ़ने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको क्या पढ़ना पसंद होगा। जैसे जजेस को लॉजिकल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अच्छे लगते हैं। अगर आप इंग्लिश के पेपर में ऐसे लिख रहे हैं तो हो सकता है लिटरेचर का कोई बंदा पढ़ रहा हो तो उस समय, या हिंदी को उसमें लिख रहे हैं तो उसमें कविता या शायरी या गज़ल हो सकता है उसको कोई अच्छी लगे। उसके बाद मेरे टॉपिक के बारे में आइडियाज़ क्या हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो नए हैं जिनसे अट्रैक्शन हो जाए, क्या वो पावरफुल हैं। इस राइटिंग एक्सरसाइज में मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं अपने आइडियाज़ को कैसे अरेंज करूँगा, वो कैसे मेरे कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, मैं अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए क्या एग्जाम्पल या क्या फैक्ट्स या क्या नए आइडियाज़ या क्या आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, क्या मैं अपने आइडियाज़ को कॉज इफेक्ट के रूप में रखूँगा, मैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करूँगा, इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में अरेंज करूँगा, या किसी और तरीके से उनको अरेंज करूँगा। क्या मेरे अरेंजमेंट ऐसा है कि मेरे आइडियाज़ के थ्रू मेरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, क्या मेरा इंट्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग है कि उसे पढ़कर किसी को भी मज़ा आ जाए, मैं कंक्लूड कैसे करूँगा, मेरा कंक्लूजन, मेरे आइडियाज़, मेरे विचार, मेरे ऐसे का सार कैसे होगा। बट हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या पता है, हम अपना पूरा का पूरा ज्ञान जो जो हमको पता वो सारा का सारा कागज़ उड़ेल पे उड़े, भले ही वो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट ना कर रहा हो, बट तो हम उसको उड़ेलने में, उसको लिखने पे तुल जाते हैं। फोकस ऑडियंस पे नहीं होता, फोकस अपने ऊपर, ऑथर पे होता है। तो इसी के कारण हमारा जो ऐसे होता है वो अच्छा नहीं हो पाता। तो ये मेरी आज की जो ऐसे की पहली क्लास कंप्लीट हुई। इसके अलावा मैं आपको अब क्लास के साथ साथ में लास्ट में कुछ ग्रामर के टिप्स देना चाहता हूँ, ग्रामर के टिप्स देना चाहता हूँ, और ऐसे ग्रामर के टिप्स जो यूजुअली आपको रेमंड मर्फी और उन सब में नहीं मिलेंगे।
वो है एपस्ट्रफी से रिलेटेड। एपस्ट्रफी आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि जानते ही होंगे। तो जो एपस्ट्रफी होती है, एंड एपस्ट्रफी इज़ बेसिकली वो जो इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, उसको हम लोग एपस्ट्रफी कर कहते हैं। तो एपस्ट्रफी जैसे राम स, अब एपस्ट्रफी कुछ ही चीज़ों के लिए उपयोग में आती है और किसी भी चीज़ के लिए उपयोग में नहीं आती। नंबर एक, पोजीशन दिखाने के लिए। राम्स मतलब राम का, ऑफ राम, ठीक। दूसरा, किस चीज़ के लिए काम में आती है एपस्ट्रफी? एपस्ट्रफी आती है काम में आपके कुछ मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को दिखाने के लिए। जैसे कांट, फुल फॉर्म क्या होता है? कैन नॉट। तीसरा, किस काम में आती है एपस्ट्रफी? जैसे 10 years, मिजरी, जैसे कुछ कुछ इंग्लिश के एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें। और चौथा, कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के प्लूरल को दिखाने के लिए, जिसमें कम कम आती है। इसके अलावा एपस्ट्रफी कभी भी किसी भी और काम नहीं आती। तो अब एक सवाल आता है कि एपस्ट्रफी एस से पहले होनी चाहिए कि एस के बाद होनी चाहिए? आप ऐसे दोनों एग्जाम्पल्स देखते होंगे। तो अब सबसे पहले ये कि प्लूरल, मान लो इसको देखिए आप जरा सा, ए इज़ बी, मतलब ए का बी। तो इसमें अगर ए प्लूरल है, उस केस में एपस्ट्रफी हमेशा एस के बाद लगेगी। जैसे पेरेंट्स, तो एपस्ट्रफी यहाँ इसके बाद लगेगी हाउस। बट अगर पापा होता तो होता पापाज हाउस। बट अगर एक ऐसा प्लूरल है जैसे पीपल, जो कि एस से एंड नहीं करता, तो उसमें हमेशा एपस्ट्रफी एस से पहले लगती है। तीसरा, अगर मैं कहता हूं मोहित्स एंड सोहित्स कार, तो इसका मतलब मोहित और सोहित की अलग अलग कारें। बट अगर मैं कहता हूं मोहित एंड सोहित्स कार, मोहित एंड सोहित्स कार, तो इसका मतलब होता है दोनों की सिंगल, वन कार। तो ये एपस्ट्रफी के बारे में है। इसके अलावा जो जैसे योर्स, हर्स, आर्स, इन सब में कभी भी एपस्ट्रफी नहीं लगती, पर इनका मतलब होता है, योर्स का मतलब आपका, आर्स का मतलब हमारा, हर्स का मतलब उनका। इनमें ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं, इनके अंदर कभी भी एपस्ट्रफी एस नहीं लगता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अब हम जल्द ही थर्ड लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।